हेलो बच्चों, मैं गुलाम सुभानी खान आपके बीच दोबारा रिप्रेजेंट हुआ हूँ क्लास 10th के लेक्चर को लेकर। आज हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा, आज उस जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको प्रैक्टिस सेट। आप जानते हैं कि जब तक आपने जो चीज़ पढ़ी है आपने अगर आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया तो वो चीज़ें आपको मेमोराइज नहीं रहेंगी, आपकी मेमोरी में नहीं रहेंगी, वो चीज़ें बाद में डिस्प्लेस्ड हो जाएंगी, हट जाएंगी। मैं आपको बताऊं, आज मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आपके बीच रिप्रेजेंट हुआ। क्या है इस प्रैक्टिस सेट में, कितने क्वेश्चंस हैं? 4-5 जो भी क्वेश्चंस होंगे आएंगे, मैं उनको हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले टॉपिक आपको बता दूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर। ठीक है, टॉपिक क्लियर करिए। टॉपिक में रिएक्शंस के बारे में बात होगी, इक्वेशंस के बारे में बात होगी। अब आइए देखते हैं। तो एक चीज़ और, केमिकल रिएक्शन पहले, देन केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया तो केमिकल इक्वेशन बना। पहले तो बेसिक डिफरेंस क्लियर कर लीजिए, रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है। रिएक्शन अगर कहा जाए, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, साइन ऑफ रिएक्शन वाटर, तो बेटा ये जो है ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन में जो है स्पेलिंग्स यहाँ पर लेटर्स और अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होगा एलिमेंट्स के लिए, कंपाउंड के लिए। लेकिन जब मैं हाइड्रोजन के लिए जैसे एलिमेंट के लिए सिंबल हो और मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला हो जाए तो वो इक्वेशन में चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन के लिए H2 और ऑक्सीजन के लिए O2, साइन ऑफ रिएक्शन वाटर के लिए H2O वगैरह। तो ये चीज़ है द फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड द फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो पहले क्लियर हो गई बात कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे बीच, द कोफिशिएंट ऑफ Fe3O4 H2Fe H2O ऑब्टेन ऑन बैलेंसिंग द इक्वेशन। पहले सबसे पहली बात यह है कि इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है। आप जानते हैं बेटा बैलेंस रिएक्शन किसे कहते हैं, किस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं? जैसे ये अभी आपको बताया गया H2 प्लस O2 साइन ऑफ रिएक्शन H2 है। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है कैसे पता करेंगे? और रिएक्शन बैलेंस क्यों लिखा जाता है? रिएक्शन बैलेंस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो वो कंजर्वेशन ऑफ मास को रूल को फॉलो करती है। मतलब एटम रिएक्शन के दौरान कोई भी एटम, पुराना एटम मिसप्लेस्ड नहीं होगा और कोई नया एटम उसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जितने एटम आपने लिया है रिएक्टेंट में वो सारे एटम आपको प्रोडक्ट में भी मिलने चाहिए। यहाँ पर देखिए आपने हाइड्रोजन के 2 एटम लिए, ठीक है, और यहाँ आपको हाइड्रोजन के 2 एटम मिला। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 2 एटम लिया 2 मिल गया। ऑक्सीजन के देखिए बेटा 2 एटम आपने लिया, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन का सिंगल एटम मिला। तो यहाँ पर कंजर्वेशन रूल नहीं लग रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो कंजर्वेशन रूल, ये अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन हुआ है। और हमेशा रिएक्शन हमें बैलेंस लिखना है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये अनबैलेंस होगा, पहले बात पता चल गई। अनबैलेंस क्यों है? क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। हमें क्या चाहिए कि हम ऐसा इक्वेशन लिखें जो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, नाइदर अ सिंगल एलिमेंट बी डिस्प्लेस्ड नॉर अ न्यू एलिमेंट बी एडेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है बेटा? इसको बैलेंस करने का तरीका मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूं, H2 प्लस O2 साइन ऑफ रिएक्शन H2O। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं 2H2 और 2H2 यहां पर दोनों तरफ 2 लगा दूं बेटा तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2 2 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितने एटम हो गए, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या बराबर है, इसलिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल पर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ Fe3O4 H2O ऑब्टेन ऑन बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है, पहला सवाल हमारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है Fe3O4। मैं आपको बताना चाहता हूं Fe3O4 का क्या नाम है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। यहाँ पर Fe3O4 का नाम है मैग्नेटिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बेटा? मैग्नेटिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe3O4 को मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं। ये देखिए रिएक्शन पूरा लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को हम पीछे लिखते हैं और बैलेंस करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। Fe3O4 प्लस H2 साइन ऑफ रिएक्शन
Fe+H2, ये रिएक्शन लिखा था, ठीक है, ये रिएक्शन था। अब देखते हैं इसमें बैलेंस करते हैं, पहले देखते हैं बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। आयरन के यहाँ पर 3 एटम है और यहाँ आयरन का सिंगल एटम है, तो बैलेंस नहीं है, हमें चाहिए रिएक्शन को बैलेंस करना। और जो हम बैलेंस करते हैं बेटा, जो नंबर आगे लिखे होते हैं ना, जो आगे नंबर लिखते हैं ना बैलेंस करने के लिए, वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। आप वैसे भी जानते हैं कि किसी वेरिएबल या कोई टर्म हो, उसके आगे अगर न्यूमेरिकल डिजिट लिखा हो तो वो उसके जो है कोफिशिएंट कहलाते हैं। केमिस्ट्री में उसको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है। तो आज इसको बैलेंस करते हैं और फिर देखते हैं उस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। पहले तो यहाँ पे देखिए आयरन के 3 एटम है, यहाँ आयरन का सिंगल एटम है, तो यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, 4 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ 4 कर दिया, ठीक है। तो ये देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया, बचा हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 8 एटम है, तो इसको भी 8 करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर 4 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या रेशियो निकला, रेशियो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आया, फिर उसके बाद H2 का 4 आया और फिर 3 आया और फिर 4 आया। आप देख सकते हैं रेशियो को हमने यहाँ पर काउंट किया हुआ है एग्जैक्ट टू द मतलब रिस्पेक्टिव ऑर्डर में। ऑर्डर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर में ही पूछा गया। तो क्या ऑर्डर आया, 1 4 3 4, ठीक है। देखते हैं इसमें से कौन सा सही है 1 4 3 4 में। तो ये देखिए बेटा इसमें से 4 ऑप्शन है 1 2 3 4 और ये, तो लास्ट में ये देखिए 1 4 3 4, ये वाला आंसर सही है, ठीक है। टिक करिए जल्दी जल्दी, यहाँ पर 1 4 3 4 हमने क्लियर कर लिया। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमने ये मैग्नेटिक ऑक्साइड लिखा है ना बेटा, इसमें आयरन की वैलेंसी की अगर बात की जाए कि आयरन सेकंड प्लस यहाँ पर या ट्रिपल प्लस है, फेरस है या फेरिक है, तो आपको बता दूं इसमें आयरन के दोनों वैलेंसी है, और आयरन सेकंड भी है, आयरन थर्ड भी है। अब आप ये सोचेंगे इसमें दोनों वैलेंसी कैसे है, तो आइए बताता हूँ बेटा मैं आपको कि इसमें दोनों वैलेंसी कैसे है। देखिए यहाँ पर Fe3O4 को मैं FeO और प्लस Fe2O3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, पहले बताइए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे बताइए आयरन के कितने एटम है, 3 है, यहाँ पर आयरन के 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 3 और 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आयरन की सेकंड वैलेंसी हो गई फेरस ऑक्साइड और यहाँ आयरन की ट्रिपल वैलेंसी हो गई फेरिक ऑक्साइड। यानी इसका अगर मैं केमिकल नाम मैग्नेटिक ऑक्साइड तो इसका नॉर्मल कॉमन नाम है, अगर मैं इसके केमिकल नाम की बात करूं तो ये हो जाएगा आयरन सेकंड कॉमा, दोनों वैलेंसी लिखने पड़ेगी, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने पड़ेंगे, आयरन सेकंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से मैग्नेटिक ऑक्साइड में एक बात पता चली आपको कि इसमें आयरन की दोनों वैलेंसीज है। तो हमने रिएक्शन बैलेंस कर लिया, आपने मैग्नेटिक ऑक्साइड के बारे में भी कुछ बातें आप जान लिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं उसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे बीच आ चुका है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज, आयरन की रस्टिंग, आप जानते हैं रस्ट लगना एक कोरोजन प्रोसेस है। रस्ट लगना किसी चीज पर मतलब उसकी प्रॉपर्टी को डिक्रीज करना होता है और बेसिकली रस्ट हर चीज पर लगता है, लेकिन आयरन और आयरन मेड आर्टिकल्स पर रस्ट बहुत तेज से लगते हैं, तेजी से। इस वजह से बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन का सवाल कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, तो हम उन सवालों को लेकर यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए जो कई बार आ चुके हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह पूछ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड an oxidation process, a reduction process, a redox process, a displacement process। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, जल्दी जल्दी लगाइए ऑप्शन टेक, फिर इसके बाद देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। आप अपने से आंसर पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसका आंसर चेक करते हैं। कॉपी पे जल्दी जो है इसको नोट कर लीजिए इसमें, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा है कि नहीं, लोहे पे जंग लगता है ना, जानते हैं ना आप, किस कलर का लगता है बताइए, पता है कलर, नहीं पता, पता होना चाहिए ना, नॉर्मल सी बात है। आयरन पर जो रस्ट लगता है वो रेडिश ब्राउन कलर का लगता है, किस कलर का बेटा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। अलग अलग चीजों पर अलग अलग कलर का लगता है, पता है। कॉपर पे पता है कि वो भी नहीं पता, चलो वो बता देता हूं तुमको। कॉपर पे ग्रीन कलर का रस्ट लगता है, कॉपर के बर्तन पर ग्रीन कलर का रस्ट लगता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट उसका फॉर्मूला है। अच्छा, सारे रस्ट के केमिकल फॉर्मूले भी हैं, सिर्फ जो है आप कलर मत याद रखिएगा, आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस पर रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले इसका जवाब बताओ जल्दी जल्दी कि किस वजह से ऐसा होता है। आइए बात करते हैं, अपने जल्दी जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए यहाँ पर इस सवाल का जवाब तेजी से, जिससे मैं जान पाऊँ कि कितने लोगों का सही हो रहा है और कितने लोगों का गलत, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है।
देखिए मैं बताऊं, आयरन की बॉडी, ठीक है, आयरन या आयरन से बनी हुई बॉडी है, आयरन आर्टिकल है। इस पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 और मॉइस्चर H2O, इन तीनों के मिलने से जो है आयरन की बॉडी कोरोड होती है, कोरोजन प्रोसेस होता है। तो Fe प्लस O2 और प्लस H2O। अब पता नहीं H2O आप किस जगह पर है, आयरन आर्टिकल लेकर आप सहारा डेजर्ट में है या फिर चेरापूंजी वाली जगह पर है, डिपेंड करता है कि वहाँ का मॉइस्चर रेंज क्या है, ठीक है। अगर डेजर्ट में है तो मॉइस्चर कम होगा, और अगर चेरापूंजी में है या फिर जहाँ ज़्यादा रेनिंग होती है वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करता है कि कहाँ कोरोजन जल्दी होता है, तो इसलिए हमने XH2O लिख दिया। मुझे नहीं पता कि कहाँ कितना वाटर की सप्लाई है, और इस तरह से बना Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। ये जो है ये रस्ट है, इसको रस्ट कहते हैं, ये आयरन पे लगा हुआ रस्ट है। और क्या आप इसका केमिकल नाम भी जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो आइए बता दूं मैं आपको। ये H2O जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये किसी सब्सटेंस को हाइड्रेट करता है। जैसे आप पानी पीते हो तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाती है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर निकल गया। हाइड्रेशन वाटर जुड़ना, डिहाइड्रेशन वाटर का निकल जाना। ये देखिए H2O यहाँ पर जुड़ गया, तो ये जो है फेरिक ऑक्साइड, तो ये पर्टिकुलर चीज फेरिक ऑक्साइड हुई, ठीक है। Fe2O3 क्या हुई? फेरिक, इतना तो पता है ना तुमको, फेरिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉपर आयरन की ट्रिपल वैलेंसी फेरिक। और ये देखो बेटा, ये XH2O जो है हाइड्रेटेड किया, तो इसका केमिकल नाम है हाइड्रेटेड। अगर आप हाइड्रेटेड वर्ड नहीं लिखते हैं तो आप वाटर नहीं लिख रहे हैं, वाटर को भी लिखना है फॉर्मूले में। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो गया। कौन सा ऑक्साइड? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कई बार बोर्ड में आया है, इसको नोट कर लो, इस रस्ट का केमिकल नाम है, ठीक है। रस्ट का केमिकल नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चाहोगे मैं साफ साफ लिख दूंगा इस वर्ड को, हाइड्रेटेड, ताकि तुम नोट कर सको इस चीज को, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो तुमने क्या देखा यहाँ पर? ऑक्सीजन ऐड हुई, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हुई ना, तभी तो Fe2O3 बना। ऐड ना होता तो बाहर निकल जाता। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रस्ट लगने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या पढ़ा है? किस डेफिनेशन में पढ़ा है? किस केमिकल रिएक्शन में? तुमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 18 टाइप के पढ़े, ठीक है। कॉम्बिनेशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना, पढ़ा। तो ये किस डेफिनेशन के अंदर आता है, यानी किस टाइप के रिएक्शन के अंदर आता है? तो पता चला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के अंदर आता है। इसका मतलब आयरन आर्टिकल ऑक्सीडाइज्ड हुआ, एंड द राइट आंसर इज एडिशन, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। द राइट आंसर इज 2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जल्दी जल्दी यहाँ पर कमेंट करिए कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का गलत, जल्दी बताइए मुझको कितने लोगों का सही हुआ। तो इसका राइट आंसर है एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। प्रिपेयर रहिए, आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट लेके रिप्रेजेंट हुआ हूं यहाँ पर। अगला सवाल हमारे बीच आ चुका है, रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल इज कॉज्ड बाय। सवाल नोट करें पहले और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। Rancidity of fat and oil is caused by aerial oxidation, aerial reduction, the presence of impurities, antioxidant। जल्दी से फटाफट आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। प्रैक्टिस सेट लेके रिप्रेजेंट हुआ हूँ आपके बीच, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस तरह के बहुत सारे सेट लेके आपके आऊंगा आपके पास। स्टे ट्यून रहिएगा हमारे चैनल और हमसे, जिससे कि आप सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पा सकें, और काफी क्वेश्चन आपको बोर्ड में हेल्प करेंगे। आने वाले एग्जाम हमारे बड़े करीब है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। रेंसिडिटी ऑफ फैट, फूड ऑयल फैट की वजह से कॉज्ड सारे। अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि सारे सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर इस चैनल पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट, ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, हम बहुत सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर जो है आपके लिए रिप्रेजेंट करेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। पहले फटाफट इस पर आते हैं, देखते हैं रेंसिडिटी ऑफ फैट ये क्या है। एरियल ऑक्सीडेशन, पहले इसको समझा देते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लिया, जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया किसका क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कौन सही है और कौन गलत है। पहले इसको समझ लेते हैं कि इस टॉपिक का नाम क्या है। देखिए जिस तरह से अभी आयरन आर्टिकल आपने पढ़ा, ऑक्सीडेशन अगर आयरन आर्टिकल पे हुआ, ठीक है, तो आयरन आर्टिकल पर ऑक्सीडेशन की वजह से आयरन और आयरन से बनी हुई चीजों पर रस्ट लगा, ठीक है। लेकिन अगर यही किसी फूड मटेरियल पर हो, ठीक है, फूड मटेरियल खाने पर, जो हम खाना खाते हैं बनाते हैं, ग्लूकोज फैक्टर, तो जो फूड मटेरियल जो ज्यादा ऑयली होता है, फैटी होता है,
ठीक है। ऐसे खाने जो ऑयली होते हैं और फैटी होते हैं, जब इन पर, अब जवाब की तरफ बढ़ रहा हूं, जब इन पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो ये फूड और ये ऑयली फूड, ये फैटी फूड जो है बेटा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ये रैंसिड हो जाते हैं। ये रैंसिड क्या होता है? द मीन ऑफ, जिस तरह से लोहा रस्ट लगने से खराब हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर खाना भी ये ऑक्सीजन के मिलने की वजह से खराब होता है। तो लोहे पर अगर खराबी आई इसकी वजह से तो रस्टिंग हुआ, और अगर खाना खराब हुआ तो रैंसिडिटी हुई। ठीक है, खाना खराब हुआ तो रैंसिडिटी, और अगर लोहा या उससे बनी हुई चीज, आयरन आर्टिकल या फिर मेटालिक आर्टिकल अगर खराब होते हैं तो वो जो है वो कोरोजन कहलाता है। ठीक है, दोनों टर्म ध्यान रखिएगा। अब इसीलिए आपको बता दूं, यही वजह है कि जब आप कभी कहीं गए होंगे ना तो अपने खाने को आप स्पाइसी नहीं रखे होंगे। ट्रैवलिंग के पर्पज से अगर आप कहीं घूमने भी गए हो तो जो खाना आपने पैकेट फूड पैक कराया होगा ना, उसमें आप स्पाइस कम रखे होंगे, टोमेटो वगैरह का इस्तेमाल, ओनियन का इस्तेमाल कम किया होगा, बिकॉज दे आर द कैरियर टू क्रिएटिंग द रैंसिडिटी ऑफ द फूड। आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा, जाहिर, और किया भी होगा तो आधे रास्ते के बाद आप उसको खा नहीं सकते, क्योंकि रैंसिडिटी के लिए ऐसी चीजें जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, किसकी वजह से खाना खराब हुआ? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से। क्या ये तुरंत हो जाता है? नहीं ना, खाना बनाते तो खराब होता नहीं, तो जब बनाते ही नहीं खराब होता तो ये रैपिड फास्ट रिएक्शन नहीं हुआ। तो जब रैपिड फास्ट रिएक्शन नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, तो इस पर्टिकुलर चीज को एरियल कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन एरियल? मींस ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये चीज एरियल, यानी अब मैं जवाब की तरफ पहुंच चुका हूं। क्या है इसका जवाब? इसका जवाब ये है एरियल ऑक्सीडेशन। कितने बच्चों का सही हुआ जल्दी बताइए? रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल इज ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच कंटेन ऑयल्स एंड फैट। ठीक है, अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके बीच आ चुका है, फटाफट इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इसमें कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है? ठीक है, क्वेश्चन फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दे, देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोग गलत हुए। ठीक है, बाद में मैं एनालिसिस करूंगा कितने लोग। यहां पर देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बात है। ठीक है, अब आप आंसर दे चुके होंगे। N2+O2, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो यहां पर नाइट्रोसिल ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीन नाम है इसके, तीन नाम है, नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसिल ऑक्साइड। यहां पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, क्विक लाइम CO में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ। अमोनिया गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक हुई, और यहां पर H2+O2 2H2, ये बना 4 रिएक्शन आपके सामने। फटाफट इसका आंसर बताइए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। हो गया होगा? ठीक है, एनफ इतना टाइम। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्सोथर्मिक का मामला क्या है। देखिए, दो तरह के रिएक्शन, एक रिएक्शन वो जैसे A+B, साइन ऑफ रिएक्शन C+D बना। ठीक है बेटा, तो इसमें रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है, केमिकल बॉन्डिंग बनती है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, यही होता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आ रहा ना समझ? अब यहां पर देखिए, इस रिएक्शन के होने के बाद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर अगर निकली, डेल्टा H मतलब कोई भी 2 किलो कैलोरी या कुछ भी। ठीक है, एनर्जी, डेल्टा चेंज ऑफ हीट, यहाँ पे एंथैल्पी। ठीक है, तो ये माइनस में मतलब ये हमें एनर्जी मिलती है, यानी रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद एनर्जी, यहां पर देखिए माइनस में अगर लिखा है तो ये एनर्जी हमें मिली है रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ कि आफ्टर द रिएक्शन मुझे एनर्जी मिल रही है। तो इस तरह के रिएक्शन, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट, इसलिए ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप एक बात सवाल और पूछ सकते हो कि सर क्या ये भी पॉसिबल है कि
दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट बनाने के बाद हमें एनर्जी देनी पड़े, मतलब वो रिएक्शन ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मुझे एनर्जी देनी पड़ रही जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेशन में आए और फिर जाके प्रोडक्ट बनाए, तो मैं कहूँगा हाँ बेटा ऐसा पॉसिबल है कि मुझे बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी और H बराबर पॉजिटिव 4 किलो कैलोरी, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, किलो कैलोरी पर मोल जो है ये यूनिट आती है। ठीक है, तो अब बताओ बेटा यहाँ पर प्लस एनर्जी आ गई। अब इसमें क्या हुआ, मैंने सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्लियर किया। और आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर की तरफ बताइए इसमें से कौन से ऐसे रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है। तो पता चला कि क्या वाटर वाला मामला, नहीं ये नहीं होगा, नाइट्रोजन N2O2 नहीं ये भी नहीं होगा, एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है, अमोनिया गैस ब्रेक होती है। तो यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर चीज और इसमें फंस गया मामला, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुई। अब इन दोनों में कौन सही हो सकता है, इन दोनों में कौन सही हो सकता है, इन दोनों में सही है ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ब्रेक हुआ क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में। आप दिवाली के दिनों में चूने का इस्तेमाल करते होंगे, बाल्टी में चूना मिक्स किया, चूने जो है पूरी तरह से बाल्टी गर्म हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये लाइम स्टोन, ध्यान रखेंगे फॉर्मूला याद रखेंगे, लाइम स्टोन कहा जाता है इसको, चूना पत्थर, और इसको मिलाने पर जो है हमें काफी लॉट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी और इसमें एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए जल्दी बताइए मुझको कितने लोगों का सही हुआ, तेजी से बताएं, तेजी से बताइए यहाँ पर कितने लोगों का सही हुआ। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्वेश्चन नोट करेंगे, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए H फॉर यहाँ पर एनर्जी की बात की गई है, समझ में आ रहा है। सवाल मैं इसलिए हट जा रहा हूं ताकि आप सवाल नोट कर पाए और जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये दिया हुआ है कि हीट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, या इस तरह से प्रोडक्ट की कम रिएक्टेंट की ज़्यादा, क्या दोनों की एनर्जी बराबर, और क्या यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कि ऑप्शन चेंज, आप कहेंगे कि दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, इन चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब। ठीक है, इसका जवाब क्या है, अरे इतना तो जानते हो भाई, क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये H फॉर भी बताया तो एनर्जी का मामला। ठीक है, एनर्जी H फॉर हीट के लिए कहा गया। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या। देखिए बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन मान लेते हैं A प्लस बी, साइन ऑफ रिएक्शन C प्लस डी है। ठीक है, और इसके बाद डेल्टा H, अभी बताया ना डेल्टा H निगेटिव में आएगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बताओ, ये बेटा रिएक्टेंट हो गए, R से रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये HP हो गया, हीट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर, और ये HR हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट। ठीक है, तो आइए देखते हो इसके बाद जब एनर्जी रिलीज हुई तो आप बताओ मुझको, ये जो बाहर एनर्जी निकली तो किसकी हीट एनर्जी ज्यादा थी, कौन ज्यादा रिएक्टिव था, रिएक्टिव कौन था, रिएक्टेंट रिएक्टिव था कि प्रोडक्ट रिएक्टिव था, किसकी वजह से एनर्जी मिली। आप बताइए, दो बाइक वाले जब चल रहे हैं, ठीक है, जब चल रहे हैं तो जब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो लड़ने के बाद फिर जो है क्या हाथ पैर टूटा, फिर जाके बैठ गए। बात समझिएगा, पहले उड़ रहे थे बाइक से, नहीं आ रहा समझ, पहले बाइक से उड़ रहे थे, इतना तेज स्पीड थी कि जब लड़े हैं तो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, फिर अब उसके बाद लड़ने के बाद अब चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले तो उड़ने का मामला मतलब एनर्जी ज़्यादा, और अब बैठ जाने का मामला, अब इतनी एनर्जी खत्म हो गई कि कोई और लेके चलेगा, और अच्छा है कि कोई और उठा ले। ठीक है, वरना उठने का ही मामला सामने आ सकता है। तो इसलिए गाड़ियों का कायदे से इस्तेमाल करिए, अच्छे से चलाइए, एनर्जी कम रखकर। तो पता चला कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, जब तक लड़े न थे तब तक उड़ रहे थे, लड़ने के बाद बैठ गए एक जगह पर। तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा थी, तभी एनर्जी लिबरेट हुई, कम रहती। अब खड़े हैं तो लड़ थोड़ी पाएंगे, गाड़ी पे अपने अपने खड़े हैं तो लड़ जाएंगे, मान ली खड़े चल ही नहीं रहे, लड़ जाएंगे नहीं ना, चलना ज़रूरी है ना। हाँ, तो चलने के बाद ये मामला हुआ। तो आइए
अब आंसर मिल गया होगा, देखते हैं कितने लोगों का सही कितने लोगों का, जल्दी बताओ मुझको। तो कौन सा इसमें सही है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। और अगर इस सवाल में मैं एंडो लगा देता तो एंडो में वही चीज हो जाती, एंडो में उसकी एनर्जी कम होती, प्रोडक्ट की बढ़ जाती। गॉट इट। तो इस तरह से 5 सवाल आज मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में कराए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे 5 सवाल और लेके आऊंगा आपके बीच और उसको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि तुमने बहुत कुछ सीखा होगा बेटा। और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, जिससे कि मैं आपको और कुछ सिखा सकूं, हमारी पूरी टीम आपको और सिखा सके। और एक बात और जाते जाते कि और भी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज लगे हुए हैं, सारी टेस्ट सीरीज को आप जरूर पढ़ें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जरूरी नहीं एग्जाम में आए, कम से कम अपने नॉलेज के लिए भी तो जरूरी है ना ये चीज। ऐसा तो नहीं सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो करा दिया जाए, कुछ अपने लिए भी तो जरूरी है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।